नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र किए वितरित। युवाओं से नागरिक देवो भव का मंत्र अपनाने का किया आह्वान। कहा, युवा ही राष्ट्र की प्रगति और सफलता की नींव। जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। अब तक 6 आतंकियों के घर किए गए ध्वस्त। पहलगाम हमले की यूएनएससी ने की निंदा। ईरान और यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात कर व्यक्त की संवेदना। पहलगाम हमले के विरोध में दुनिया भर में प्रदर्शन। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में गुजरात पुलिस। 1,000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंत्रालय के दिशा निर्देश जारी। निवेश पोर्टल की भी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। और पोप फ्रांसिस की अंतिम विदाई में दुनिया भर के शीर्ष नेता हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अंतिम दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समाज के प्रति उनकी सेवा दुनिया रखेगी हमेशा याद। और आइए अब शुरुआत करते हैं। देश के युवाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिहाज से आज का दिन खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। 15वें रोजगार मेले में आज पीएम मोदी ने करीब 50 जगहों के युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। 2022 में शुरू हुए रोजगार मेले में अब तक 10 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नौकरी पाए युवाओं से देश के आम नागरिकों के लिए काम करने की अपील की। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। 15वें रोजगार मेले के तहत देश भर में कुल 47 जगहों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं। केंद्र सरकार की ये पहल रोजगार सृजन, नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश की आर्थिक प्रगति और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आह्वान किया। पीएम ने कहा कि दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन ही राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने नवनियुक्तों से नागरिक देवो भव का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, डेटा इनोवेशन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां देश के युवा अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रख रहे हैं। भारत अब युवाओं को हर एक क्षेत्र में अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन बाद ही मुंबई में आयोजित होने वाला वेव्स सम्मेलन एआई और इमर्जिंग मीडिया के क्षेत्र में युवाओं को एक मंच देने का सुनहरा मौका साबित होगा। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा है। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग,
और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। 2022 में शुरू हुए रोजगार मेले के राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य युवा सशक्तिकरण के लिए सार्थक अवसर प्रदान करना और उन्हें देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रोजगार को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की नजीर साफ तौर पर नजर आई है विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में, जिसके अनुसार भारत में रोजगार वृद्धि में सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 से 22 वित्तीय वर्ष से देश में रोजगार की वृद्धि कामकाजी आयु वर्ग की आबादी की तुलना में अधिक तेज गति से हुई है। इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 से 22 से रोजगार वृद्धि ने कामकाजी आयु वर्ग की आबादी को पीछे छोड़ दिया है। रोजगार दरें विशेष रूप से महिलाओं के बीच बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में शहरी बेरोजगारी में भी भारी गिरावट का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2024 से 25 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में शहरी बेरोजगारी घटकर 6.6% रह गई है, जो 2017-18 के बाद से दर्ज किया गया सबसे निचला स्तर है। एक और प्रमुख प्रवृत्ति देखी गई है कि श्रमिकों की आवाजाही में बदलाव हुआ है। 2018 से 19 के बाद पहली बार रोजगार की तलाश में ज्यादा पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं तेजी से कृषि क्षेत्र में नौकरियां ले रही हैं, जो देश भर में रोजगार पैटर्न में बदलाव का संकेत है। रिपोर्ट में स्वरोजगार में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया है। विशेष रूप से ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के बीच नियमित नौकरी करने की बजाय खुद के लिए काम करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा लगातार लिए जा रहे एक्शन के बाद अब पाकिस्तान घबराया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अब शांति का रास्ता अपनाने और निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर पूरा भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और आतंकियों और उनके आकाओं को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा लगातार लिए जा रहे एक्शन और दुनिया भर से मिल रहे समर्थन से पाकिस्तान घबराया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी दबाव में नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर वे शांति का रास्ता अपनाने की बात करते नजर आए, वहीं पाकिस्तानी पीएम ने पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की भी अपील की। हालांकि मामले में पाकिस्तान की भूमिका सवालों के घेरे में है। लगातार दोहरा चरित्र अपनाते हुए पाकिस्तान की ओर से भ्रमित करने वाले बयान सामने आ रहे हैं। इससे पहले खुद शहबाज शरीफ ने ही सिंधु जल संधि को खत्म करने की भारतीय घोषणा को लेकर कहा था कि पाकिस्तान के पानी को कम करने या मोड़ने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी पीएम से पहले पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि सिंधु दरिया में अब या तो पानी बहेगा या फिर खून। वहीं इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट करने और टेरर फंडिंग करने को लेकर कबूलनामे पर भी सियासत गर्म है। ऐसे में पाकिस्तान के बदलते सुरों के बावजूद एक देश और पड़ोसी के तौर पर उसकी भूमिका पर सवालिया निशान लग रहे हैं। उनको बोलो अपना दिमाग मेंटल कंडीशन अपनी चेक करवा लें, जाके क्या क्या बयान दे रहे हैं। बहुत हो गया। ये तो पहले हमारी सरकारें थी कि इनके ऐसे जो हरकतें थी हम टॉलरेंस लेवल था। अब वो मोदी जी का जो उन्होंने कहा है बिहार में, उसको देखिए। और वैसे अब आने वाले कुछ दिन वेट करिए। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, सिक्योरिटी काउंसिल में, अन्य प्लेटफॉर्म में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हमारे प्रधानमंत्री जाके ये बात कहते थे कि भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। हमारी तो पार्लियामेंट पे अटैक किया है, हमारी तो मुंबई में अटैक किया है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अटैक किया है। आए दिन हमारे पैरामिलिट्री फोर्स और फौजी मारे गए। तो लोग देश ने, दुनिया ने गंभीरता से नहीं लिया। अब वहाँ के रक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार कर लिया है, तो हमारी बात सच हो गई है। उन्होंने तो पहले ये तो तस्लीम ही नहीं किया कि पहलगाम में कुछ हुआ। सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? कहा कि ये हिंदुस्तान ने खुद कराया। अब जिन लोगों ने पहले ही हमारे ऊपर ही जो है इल्ज़ाम तलाशी की, अब उसके बाद तो फिर मुश्किल है ना और कुछ कहना। भारत की सरजमी पर अगर कोई टेढ़ी नजर से देखेगा, अगर हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज करेगा, तो फिर हिंदुस्तान उसको मलियामेट करना भी जानता है।
दूसरी ओर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ एकजुट नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की बात भी कही है। See, in the first instance, I would like to condemn it in the most strong words, not only as president of the Congress party in Jammu and Kashmir, but as a Kashmiri as well, as a Muslim. Congress party has decided not to make it a point of politics. We are not going to politicize it. समाजवादी पार्टी का भी मानना है सरकार जो ठोस कदम उठाना चाहती है वो ठोस कदम उठाए। जिन फैसलों को उन्होंने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया, जिन फैसलों से, उन फैसलों के साथ पूरे देश की जनता है और हमें उम्मीद है कि सरकार ठोस कदम उठाएगी, आतंकवाद खत्म होगा, पाकिस्तान या और जो देश उससे मिलकर के जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ भारत की मुहिम और तेजी होगी। तो हम लोगों का जो सबसे पहला जो चिंता है कि देश सुरक्षित रहे, देश के लोग जो हैं वो सुरक्षित रहे। इसके लिए जो एक्शन लेना हो भारत सरकार, हम लोगों ने भी अपनी बात को ऑल पार्टी मीट में भी रखा कि जो कदम उठाना है आप उठाइए, हम लोग इसके साथ। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश आज गमगीन है, उदास है, मन विचलित है, व्यथित है। जिस प्रकार हमारे जम्मू कश्मीर में और खास करके अनंतनाग के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर, एक पर्यटकों पर इस कुख्यात पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमले किए, उनकी जान ले ली, आज उसका करारा जवाब देने का समय है। पहलगाम हमले के बाद से देश भर में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। श्रीनगर में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, संदेश साफ है। बतौर देश भारत आतंकवाद का एकजुटता के साथ मुंह तोड़ जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने डीडी न्यूज से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि पहलगाम में बेकसूर लोगों की जान लेने वालों और उनके आकाओं को उनके गुनाहों की सजा बहुत जल्द मिलेगी। साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के आतंकवाद को सपोर्ट करने और टेरर फंडिंग करने के कबूलनामे पर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये तो पहले से ही दुनिया को पता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान को इस आतंकी हमले की भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, सिक्योरिटी काउंसिल में, अन्य प्लेटफॉर्म में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हमारे प्रधानमंत्री जाके ये बात कहते थे कि भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। हमारे तो पार्लियामेंट पे अटैक किया है, हमारे तो मुंबई में अटैक किया है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अटैक किया है, आए दिन हमारे पैरामिलिट्री फोर्स और फौजी मारे गए। तो लोग, देश ने, दुनिया ने गंभीरता से नहीं लिया। अब वहाँ के रक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार कर लिया है, तो हमारी बात सच हो गई है। और आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा उनका रद्द कर दिया है और जिसके बाद से पाकिस्तानी नागरिक तेजी से अपने वतन वापस लौट रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो इस हमले के बाद से पाकिस्तान दुनिया भर में घिरता जा रहा है। वहीं दुनिया के तमाम देशों में स्थित पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर भारतीयों ने प्रदर्शन किया है, तो दुनिया भर का समर्थन भी भारत को मिल रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत का सख्त कदम, पाकिस्तानी नागरिक लौट रहे अपने वतन। 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश, दुनिया भर से है साफ संदेश, आतंकियों को कहीं नहीं मिलेगा स्पेस। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद से केंद्र ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा निलंबित कर दिए हैं और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। भारत छोड़ने के निर्देश के बाद अटारी बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए भारी भीड़ है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अटारी बाघा बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं।
शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को जहां 27 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा, वहीं मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 29 अप्रैल अंतिम तारीख है। जारी गाइडलाइंस के अनुसार तय सीमा के बाद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के रुकने पर उसे अवैध माना जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 27 अप्रैल की डेडलाइन फिक्स करने के बाद अब बड़ी संख्या में अटारी वाघा सरहद पर पाकिस्तानी नागरिक पहुंच रहे हैं। अपने वीजा क्लियरेंस, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करवाने के बाद वो वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। हमले के बाद देश में रह रहे पाकिस्तानियों को हर शहर से बाहर भेजा जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लखनऊ के गोमती नगर में अस्थायी वीजा पर रुके हुए 8 पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश पाकिस्तान भेज दिया है। इसी कड़ी में वाराणसी से पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर है। यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पर 8 लोग लखनऊ में पाए गए थे। उन सभी से वार्ता करके उनकी स्टैंपिंग करके उनको यहाँ से वापस पाकिस्तान पहुँचने के लिए भेज दिया गया है। वो दिए गए टाइम लिमिट में यहाँ से पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। इसके अतिरिक्त अभी लखनऊ में 410 ऐसे पाक राष्ट्रीय हैं जो LTV पर हैं, इनके संबंध में अभी भारत सरकार के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए। वहीं पहलगाम आतंकी हमले की न केवल देश बल्कि दुनिया भर में कड़ी निंदा की जा रही है। UN की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन हत्यारों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर में गुस्सा साफ देखा जा रहा है। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद राजनयिक, कूटनीतिक, प्रशासनिक और सुरक्षात्मक तरीके से सख्त कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि दोषियों को बख्शा ना जाए और इस कायराना हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर अपनी संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि इस तरह के आतंकी हमलों को उचित नहीं ठहराया जा सकता और मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों के गुस्से और पीड़ा को साझा किया और आतंकी हमले के पीछे के लोगों और उनके समर्थकों से दृढ़ता और निर्णायक तरीके से निपटने के उनके संकल्प को भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने आज बंदर अब्बास में हुए विस्फोट में जानमाल के नुकसान पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर अपनी संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और जम्मू कश्मीर में हुए बर्बर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ पूरी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने उनकी भावनाओं, सहानुभूति और समर्थन की सराहना की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा लगातार किए जा रहे एक्शन के बाद अब पाकिस्तान घबराया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अब शांति का रास्ता अपनाने और निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर पूरा भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और आतंकियों और उनके आकाओं को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।
पहलगाम आतंकी हमले की नाराजगी देश में ही नहीं बल्कि लंदन में भी देखने को मिली। लंदन में रह रहे भारतीयों ने इस आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर थामे हुए लोग बड़ी संख्या में जमा हुए और पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। हम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसी बीच पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने, पाकिस्तान के कर्नल्स ने और पाकिस्तान की आवाम के लोग ने वहां पर हमें इंडियन प्रोटेस्टर्स को भड़काने का काम करा, उकसाने का काम करा। उनके सबके हाथ में चाय के कप थे और सब लोग हमारे ऑनरेबल कैप्टन अभिनव जी के एक प्लैक कार्ड लेके खड़े हुए थे। उसको मौकरी और मजाक बनाया जा रहा था उस चीज का। और जिस तरीके से उनके कर्नल की आप सब लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, जो वो सर काटने की एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो हम सब स्टूडेंट्स की तरफ देख के उन्होंने करा। पाकिस्तान के लोगों ने हमारे सामने हमें प्रोवोक करने के लिए कुछ अपने एक्शंस किए, जिसमें एक पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने हमें गर्दन काटने की धमकी देते हुए 2-3 बार उन्होंने हमारी तरफ एक्शन किया। और इस एक्शन से उनकी मेंटेलिटी पता लगती है, उनकी आइडियोलॉजी पता लगती है कि वो ये एक्शन हम बार-बार कर रहे थे। जब उन्होंने एक बार किया तो हमने इग्नोर किया, 2 बार 3 बार करने के बाद हमने उन्हें रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद उनकी हमें आइडियोलॉजी पता लगती है कि वो किस तरीके से उस टाइम पे रेडी थे, प्रिपेयर्ड थे हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें और वो हमारे एक पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब करें। उनके पास अभिनंदन जी का एक प्लेकार्ड था। वो प्लेकार्ड दिखा के हमें उकसाने की कोशिश करते हैं और जिस सेक्शन में स्टूडेंट्स खड़े थे, उस सेक्शन में वो उंगली दिखा के गला काटने की धमकी हमें दी। Thankfully, everybody of us kept our nerves and were quite calm in our approach. और मैं कहूँगा कि this kind of provocation is not really expected from Pakistani officials. Somebody from the embassy coming out and doing such action, especially towards students. They're trying to threaten them in a way so that a mobilization can happen, that the student get provoked and something can happen on the side. But fortunately, nothing happened. और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में रहने वाला भारतीय समुदाय इस कायरतापूर्ण विभत्स आतंकी हमले पर कड़ा विरोध जता रहा है। इसी क्रम में शनिवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में भारतीय समुदाय ने 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को वेटिकन सिटी में हुआ। दुनिया भर से आए लाखों श्रद्धालुओं और कई वैश्विक नेताओं ने सेंट पीटर स्क्वायर में उन्हें अंतिम विदाई दी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में दुनिया भर से आए लाखों लोग, वैश्विक नेता और कई कार्डिनल्स पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को निधन हो गया था। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतिम संस्कार में शामिल रहीं। उनके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जैसे कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। दया और करुणा के प्रतीक रहे पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए बीते कुछ दिनों से भारी संख्या में श्रद्धालु वेटिकन सिटी पहुंचे थे। सेंट पीटर बेलिसिका में पोप फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। अंतिम संस्कार के बाद पोप फ्रांसिस को वेटिकन के बाहर रोम स्थित सेंट मैरी मेजर बेलिसिका में दफनाया गया। पोप फ्रांसिस ने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके कार्यों एवं विचारों से यह साफ दिखता है कि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करने को प्राथमिकता दी। उनके अंतिम संस्कार के लिए लाखों लोग पूरे विश्व से वेटिकन सिटी आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और इस समय पे उनके जीवन से यह प्रेरणा लेने की वो भी ज़रूरतमंदों की मदद कर सके। कैमरा पर्सन लोकनाथ के साथ रोम से मैं जयंती झा, डीडी न्यूज़ के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा, अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को लगातार मिल रहा है विश्व भर के नेताओं का समर्थन। ईरान और यूएई के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बात कर व्यक्त की संवेदना। पहलगाम हमले के विरोध में दुनिया भर में प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। अब तक 6 आतंकियों के घर किए गए ध्वस्त। 175 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। पहलगाम हमले के बाद गुजरात में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे करेंगे देशवासियों से मन की बात। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंत्रालय के दिशा निर्देश जारी। निवेश पोर्टल की भी हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। और पोप फ्रांसिस की अंतिम विदाई में दुनिया भर के शीर्ष नेता हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अंतिम दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समाज के प्रति उनकी सेवा दुनिया रखेगी हमेशा याद। और आइए अब शुरुआत करते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बल लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। देश पर आतंकी हमला करने वाले गुनहगारों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बहुत ही सख्त नजर रख रही हैं। अब तक 6 आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया है और इन आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के मोर्रान में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के घर को विस्फोट से उड़ाया। वहीं इसी तरह सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के आतंकवादी जाकिर अहमद गनी का घर ध्वस्त कर दिया। कुपवाड़ा के
कला रूस में एक नियंत्रित विस्फोट के जरिए लश्कर तैयबा के आतंकवादी फारूक तीरवा का घर ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले कुलगाम के मतलहमा में गनई के घर को सेना ने विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया और इसके अलावा शोपिया में छोटी पोरा में आतंकवादी शाहिद अहमद कुटे का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया और इस तरह अब तक कुल 6 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। जहां एक ओर सक्रिय आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है तो वहीं आतंकियों को मदद पहुंचाने वालों की भी धरपकड़ की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक 175 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है ताकि पहलगाम हमले के पीछे का पूरा सच बाहर आ सके। पहलगाम हमले के बाद से घबराया हुआ पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है और बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के रुक कर फायरिंग होती रही। पाकिस्तान की ओर से इस फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया है। इस बीच सुरक्षा बलों ने सीमाई इलाकों समेत पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है ताकि आतंकियों को घेर कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। 22 अप्रैल को हुई पहलगाम में आतंकी घटना का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आतंकी जंगल की ओर से बेसरन घाटी में आते हैं और निहत्थे पर्यटकों को अपना निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा लगातार लिए जा रहे एक्शन के बाद अब पाकिस्तान घबराया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अब शांति का रास्ता अपनाने और निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूरा भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और आतंकियों और उनके आकाओं को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा लगातार लिए जा रहे एक्शन और दुनिया भर से मिल रहे समर्थन से पाकिस्तान घबराया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी दबाव में नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर वे शांति का रास्ता अपनाने की बात करते नजर आए, वहीं पाकिस्तानी पीएम ने पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की भी अपील की। हालांकि मामले में पाकिस्तान की भूमिका सवालों के घेरे में है। लगातार दोहरा चरित्र अपनाते हुए पाकिस्तान की ओर से भ्रमित करने वाले बयान सामने आ रहे हैं। इससे पहले खुद शहबाज शरीफ ने ही सिंधु जल संधि को खत्म करने की भारतीय घोषणा को लेकर कहा था कि पाकिस्तान के पानी को कम करने या मोड़ने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी पीएम से पहले पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि सिंधु दरिया में अब या तो पानी बहेगा या फिर खून। वहीं इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट करने और टेरर फंडिंग करने को लेकर कबूलनामे पर भी सियासत गर्म है। ऐसे में पाकिस्तान के बदलते सुरों के बावजूद एक देश और पड़ोसी के तौर पर उसकी भूमिका पर सवालिया निशान लग रहे हैं। उनको बोलो अपना दिमाग मेंटल कंडीशन अपनी चेक करवा लें जाके, क्या क्या बयान दे रहे हैं। बहुत हो गया। ये तो पहले हमारी सरकारें थी कि इनके ऐसे जो हरकतें थी हम टॉलरेंस लेवल था। अब वो मोदी जी का जो उन्होंने कहा है बिहार में उसको देखिए और वैसे अब आने वाले कुछ दिन वेट करिए। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सिक्योरिटी काउंसिल में अन्य प्लेटफॉर्म में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हमारे प्रधानमंत्री जाके ये बात कहते थे कि भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। हमारी तो पार्लियामेंट पे अटैक किया है, हमारी तो मुंबई में अटैक किया है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अटैक किया है, आए दिन हमारे पैरामिलिट्री फोर्स और फौजी मारे गए। तो लोग देश ने दुनिया ने गंभीरता से नहीं लिया। अब वहाँ के रक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार कर लिया है तो हमारी बात सच हो गई है। उन्होंने तो पहले ये तस्लीम ही नहीं किया कि पहलगाम में कुछ हुआ। सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? कहा कि ये हिंदुस्तान ने खुद कराया। अब जिन लोगों ने पहले ही हमारे ऊपर ही जो है इल्ज़ाम तलाशी की, अब उसके बाद तो फिर मुश्किल है ना और कुछ कहना। भारत की सरजमी पर अगर कोई टेढ़ी नजर से देखेगा, अगर हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज करेगा तो फिर हिंदुस्तान उसको मलियामेट करना भी जानता है। दूसरी ओर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ एकजुट नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की बात भी कही है। See, in the first instance, I would like to condemn it in the most strong words, not only as President of the Congress Party in Jammu and Kashmir, but as a Kashmiri as well, as a Muslim.
Congress party has decided not to make it a point of politics. We are not going to politicize it. समाजवादी पार्टी का भी मानना है सरकार जो ठोस कदम उठाना चाहती है वो ठोस कदम उठाए। जिन फैसलों को उन्होंने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया, जिन फैसलों से, उन फैसलों के साथ पूरे देश की जनता है और हमें उम्मीद है कि सरकार ठोस कदम उठाएगी, आतंकवाद खत्म होगा, पाकिस्तान या और जो देश उससे मिलकर के जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ भारत की मुहिम और तेजी होगी। तो हम लोगों का जो सबसे पहला जो चिंता है कि देश सुरक्षित रहे, देश के लोग जो हैं वो सुरक्षित रहे। इसके लिए जो एक्शन लेना हो भारत सरकार, हम लोगों ने भी अपनी बात को ऑल पार्टी मीट में भी रखा कि जो कदम उठाना है आप उठाइए, हम लोग इसके साथ। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश आज गमगीन है, उदास है, मन विचलित है, व्यथित है। जिस प्रकार हमारे जम्मू कश्मीर में और खास करके अनंतनाग के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर, एक पर्यटकों पर इस कुख्यात पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमले किए, उनकी जान ले ली, आज उसका करारा जवाब देने का समय है। पहलगाम हमले के बाद से देश भर में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। श्रीनगर में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, संदेश साफ है, बतौर देश भारत आतंकवाद का एकजुटता के साथ मुंहतोड़ जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को उनका जो वीजा है उसे रद्द कर दिया है और जिसके बाद से पाकिस्तानी नागरिक तेजी से अपने वतन वापस लौट रहे हैं। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो इस हमले के बाद से पाकिस्तान दुनिया भर में घिरता जा रहा है। दुनिया के तमाम देशों में स्थित पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर भारतीयों ने प्रदर्शन किया है। तो दुनिया भर का समर्थन भी भारत को मिल रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत का सख्त कदम, पाकिस्तानी नागरिक लौट रहे अपने वतन। 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश, दुनिया भर से है साफ संदेश, आतंकियों को कहीं नहीं मिलेगा स्पेस। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद से केंद्र ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा निलंबित कर दिए हैं और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। भारत छोड़ने के निर्देश के बाद अटारी बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए भारी भीड़ है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अटारी बाघा बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को जहां 27 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा, वहीं मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 29 अप्रैल अंतिम तारीख है। जारी गाइडलाइंस के अनुसार तय सीमा के बाद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के रुकने पर उसे अवैध माना जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 27 अप्रैल की डेडलाइन फिक्स करने के बाद अब बड़ी संख्या में अटारी वाघा सरहद पर पाकिस्तानी नागरिक पहुंच रहे हैं। अपने वीजा क्लियरेंस, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करवाने के बाद वो वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। हमले के बाद देश में रह रहे पाकिस्तानियों को हर शहर से बाहर भेजा जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लखनऊ के गोमती नगर में अस्थायी वीजा पर रुके हुए 8 पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश पाकिस्तान भेज दिया है। इसी कड़ी में वाराणसी से पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर है। यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पर 8 लोग लखनऊ में पाए गए थे। उन सभी से वार्ता करके उनकी स्टैंपिंग करके उनको यहाँ से वापस पाकिस्तान पहुँचने के लिए भेज दिया गया है। वो दिए गए टाइम लिमिट में यहाँ से पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। इसके अतिरिक्त अभी लखनऊ में 410 ऐसे पाक राष्ट्रीय हैं जो LTV पर हैं, इनके संबंध में अभी भारत सरकार के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए।
वहीं पहलगाम आतंकी हमले की न केवल देश बल्कि दुनिया भर में कड़ी निंदा की जा रही है। यूएन की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन हत्यारों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर में गुस्सा साफ देखा जा रहा है। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद राजनयिक, कूटनीतिक, प्रशासनिक और सुरक्षात्मक तरीके से सख्त कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि दोषियों को बख्शा न जाए और इस कायराना हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर अपनी संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि इस तरह के आतंकी हमलों को उचित नहीं ठहराया जा सकता और मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों के गुस्से और पीड़ा को साझा किया और आतंकी हमले के पीछे के लोगों और उनके समर्थकों से दृढ़ता और निर्णायक तरीके से निपटने के उनके संकल्प को भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने आज बंदर अब्बास में हुए विस्फोट में जानमाल के नुकसान पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर अपनी संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और जम्मू कश्मीर में हुए बर्बर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ पूरी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया। वहीं प्रधानमंत्री ने उनकी भावनाओं, सहानुभूति और समर्थन की सराहना की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा लगातार लिए जा रहे एक्शन के बाद अब पाकिस्तान घबराया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अब शांति का रास्ता अपनाने और निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर पूरा भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और आतंकियों और उनके आकाओं की कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले की नाराजगी देश में ही नहीं बल्कि लंदन में भी देखने को मिली है। वहीं लंदन में रह रहे भारतीयों ने इस आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर थामे हुए लोग बड़ी संख्या में जमा हुए और पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। हम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसी बीच पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने, पाकिस्तान के कर्नल्स ने और पाकिस्तान की आवाम के लोग ने वहां पर हमें इंडियन प्रोटेस्टर्स को भड़काने का काम करा, उकसाने का काम करा। उनके सबके हाथ में चाय के कप थे और सब लोग हमारे ऑनरेबल कैप्टन अभिनव जी के एक प्लैक कार्ड लेके खड़े हुए थे। उसको मौकरी और मजाक बनाया जा रहा था उस चीज का। और जिस तरीके से उनके कर्नल की आप सब लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, जो वो सर काटने की एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो हम सब स्टूडेंट्स की तरफ देख के उन्होंने करा। पाकिस्तान के लोगों ने हमारे सामने हमें प्रोवोक करने के लिए कुछ अपने एक्शंस किए, जिसमें एक पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने हमें गर्दन काटने की धमकी देते हुए 2-3 बार उन्होंने हमारी तरफ एक्शन किया। और इस एक्शन से उनकी मेंटेलिटी पता लगती है, उनकी आइडियोलॉजी पता लगती है कि वो ये एक्शन हम बार बार कर रहे थे। जब उन्होंने एक बार किया तो हमने इग्नोर किया,
2 बार 3 बार करने के बाद हमने उन्हें रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद उनकी हमें आइडियोलॉजी पता लगती है कि वो किस तरीके से उस टाइम पे रेडी थे, प्रिपेयर्ड थे हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें और वो हमारे एक पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब करें। उनके पास अभिनंदन जी का एक प्लेकार्ड था, वो प्लेकार्ड दिखा के हमें उकसाने की कोशिश करते हैं, और जिस सेक्शन में स्टूडेंट्स खड़े थे उस सेक्शन में वो उंगली दिखा के गला काटने की धमकियां में दी। Thankfully, everybody of us kept our nerves and were quite calm in our approach. और मैं कहूँगा कि this kind of provocation is not really expected from Pakistani officials. Somebody from the embassy coming out and doing such action, especially towards students. They're trying to threaten them in a way so that a mobilization can happen, that the student get provoked and something can happen on the side. But fortunately, nothing happened. और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में रहने वाला भारतीय समुदाय इस कायरतापूर्ण विभत्स आतंकी हमले पर कड़ा विरोध जता रहा है, और इसी क्रम में शनिवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में भारतीय समुदाय ने 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। गुजरात के अहमदाबाद में 890 गैरकानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है, और वहीं सूरत में 150 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। अहमदाबाद और सूरत पुलिस की एसओजी और क्राइम ब्रांच टीमों ने अलग अलग इलाकों से अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को चंडोला क्षेत्र में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। हिरासत में लिए गए घुसपैठियों के पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बरामद हुए हैं, और इनके खिलाफ पूछताछ जारी है, और जांच पूरी होने के बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस ने इस ऑपरेशन को अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी सफलता बताया और कहा कि सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजा जाएगा। और इस ऑपरेशन के बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से आगे के बारे में चर्चा की गई, ताकि जल्द से जल्द दूसरे जिलों में भी ये कार्रवाई हो। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य के गृह मंत्री भी मौजूद थे। गुजरात पुलिस के अहमदाबाद और सूरत सिटी यूनिट द्वारा एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन के माध्यम से अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। अहमदाबाद पुलिस ने 890 जितने अवैध बांग्लादेशियों को एवं सूरत पुलिस द्वारा 134 जैसे अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आज अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास साइमल्टेनियसली अहमदाबाद शहर और सूरत शहर में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन में अहमदाबाद शहर में करीब 890 और सूरत शहर में करीब 135 गैर कायदेसर बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया गया है। नियम के अनुसार डिपोर्टेशन की जो कार्यवाही होती है, वो डिपोर्टेशन के कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार के साथ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ संकलन करके उनके डिपोर्टेशन की कार्यवाही भी हम त्वरित हो, उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित संतोष जगदाले के घर जाकर उनके परिजनों से अपनी संवेदना व्यक्त की। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे, और ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा।
और देश के युवाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिहाज से शनिवार का दिन खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। 15वें रोजगार मेले में आज प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 50 जगहों के युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। 2022 में शुरू हुए रोजगार मेले में अब तक 10 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नौकरी पाए युवाओं से देश के आम नागरिकों के लिए काम करने की अपील की। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। 15वें रोजगार मेले के तहत देश भर में कुल 47 जगहों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं। केंद्र सरकार की ये पहल रोजगार सृजन, नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश की आर्थिक प्रगति और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आह्वान किया। पीएम ने कहा कि दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन ही राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने नवनियुक्तों से नागरिक देवो भव का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, डेटा इनोवेशन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां देश के युवा अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रख रहे हैं। भारत अब युवाओं को हर एक क्षेत्र में अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन बाद ही मुंबई में आयोजित होने वाला वेव्स सम्मेलन एआई और इमर्जिंग मीडिया के क्षेत्र में युवाओं को एक मंच देने का सुनहरा मौका साबित होगा। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। 2022 में शुरू हुए रोजगार मेले के राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य युवा सशक्तिकरण के लिए सार्थक अवसर प्रदान करना और उन्हें देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई द्वारा दी जाने वाली नौकरियों की संख्या 27 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2020 में पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से उद्यम पंजीकरण वाले 6.30 करोड़ एमएसएमई ने 27 करोड़ 34 हजार से अधिक नौकरियों की सूचना दी है। पिछले साल अप्रैल तक लगभग 18.5 करोड़ नौकरियों की तुलना में यह संख्या लगभग 45% बढ़ी है। कुल नौकरियों में सरकार के उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म यूएपी के माध्यम से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों द्वारा दी गई 3.23 करोड़ नौकरियां शामिल हैं, जो माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है। शेष 23.7 करोड़ नौकरियों में से 26% हिस्सा यानी कि 6.25 करोड़ नौकरियां एमएसएमई में महिला कर्मचारियों के पास है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई द्वारा 3.60 करोड़ नौकरियां, गैर कैप्टिव बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन में 7,000 नौकरियां, व्यापार में 3.87 करोड़ और अन्य सेवाओं में 3.62 करोड़ नौकरियां शामिल हैं।
इनमें सूक्ष्म इकाइयों द्वारा 10.76 लाख नौकरियां, छोटे व्यवसायों द्वारा 31.95 लाख और मध्यम व्यवसायों द्वारा 1.75 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह की शुरुआत में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की अपनी 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर कहा था कि सरकार का अगला फोकस नियामक बाधाओं को कम करना, डिजिटल अप्रूवल की शुरुआत करना और एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है। उन्होंने कहा था कि आर्थिक अवसरों को बढ़ाने और अधिक समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए महिला नेतृत्व वाले और ग्रामीण उद्यमों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष के बजट में सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा का विस्तार किया है ताकि आधिकारिक उद्यम रोजगार सृजन सहित मौजूदा एमएसएमई संबंधी योजना से लाभान्वित हो सके। और रोजगार को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की नजीर साफ तौर पर नजर आ रही है विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में, जिसके अनुसार भारत में रोजगार वृद्धि में सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 से 22 वित्तीय वर्ष से देश में रोजगार की वृद्धि कामकाजी आयु वर्ग की आबादी की तुलना में अधिक तेज गति से हुई है और इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 से 22 से रोजगार वृद्धि ने कामकाजी आयु वर्ग की आबादी को पीछे छोड़ दिया है। रोजगार दरें विशेष रूप से महिलाओं के बीच बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में शहरी बेरोजगारी में भी भारी गिरावट का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2024 से 25 वित्तीय वर्ष की तिमाही में शहरी बेरोजगारी घटकर 6.6% रह गई है, जो 2017 से 18 के बाद से दर्ज किया गया सबसे निचला स्तर है। एक और प्रमुख प्रवृत्ति देखी गई है कि श्रमिकों की आवाजाही में बदलाव हुआ है। 2018 से 19 के बाद पहली बार रोजगार की तलाश में ज्यादा पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं तेजी से कृषि क्षेत्र में नौकरियां ले रही हैं और जो देश भर में रोजगार पैटर्न में बदलाव का संकेत है। रिपोर्ट में स्वरोजगार में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया है। विशेष रूप से ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के बीच नियमित नौकरी करने की बजाय खुद के लिए काम करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंत्रालय के दिशा निर्देश और निवेश पोर्टल की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी थी, जिसके लिए सरकार ने 22,919 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और ये योजना मेक इन इंडिया का विस्तार है और इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे विदेशी निर्भरता कम हो सके। इस योजना से देश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साल 2030 तक देश में $500 अरब के वैल्यू के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा है और ये सेक्टर 20% की सालाना दर से आगे बढ़ रहा है और बीते 10 सालों में निर्यात में 6 गुने की बढ़ोतरी हुई है। योजना के तहत देश में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस योजना के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि कंपनी के टर्नओवर और रोजगार के अवसर के आधार पर तय किए जाएंगे। इसके साथ ही 1 मई 2025 से कंपनियों को नए पोर्टल के माध्यम से अपने प्रदर्शन के आधार पर योजना के लिए आवेदन करने का रास्ता खुल गया है और इसके साथ ही इंडिया AI मिशन के तहत देश के अपने घरेलू AI फाउंडेशनल मॉडल के निर्माण के लिए पहले स्टार्टअप की घोषणा की गई है और इस मॉडल के तहत 70 अरब से ज्यादा पैरामीटर्स का प्रयोग किया जा रहा है। सर्वम AI को इस फाउंडेशन मॉडल के निर्माण के लिए चुना गया है। नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में इस बारे में घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए रिफंड समायोजन से पहले अनंतिम सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 27.02 लाख करोड़ रुपए रहा। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान संग्रहित 23.37 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 15.59% अधिक है और इसी तरह वित्त वर्ष 2024 से 25 में रिफंड जारी होने के बाद अनंतिम रूप से शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.26 लाख करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 13.57% अधिक है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में अनंतिम शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह जुलाई के बजट के अनुमानों का
7.8% और फरवरी के बजट अनुमानों का 99.51% है। प्रत्यक्ष कर संग्रह के ये आंकड़े अभी अस्थायी है और संग्रह में अभी और वृद्धि होने की उम्मीद है। आंकड़ों के मुताबिक कर विभाग ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में 4,76,743 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक रिफंड जारी किया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 3,78,255 करोड़ रुपए के रिफंड से 26.04% अधिक है। और नीट यूजी 2025 परीक्षा में संदिग्ध दावों की रिपोर्ट के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने एक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in लॉन्च की है और इस वेबसाइट पर छात्रों और उनके अभिभावक संदिग्ध गतिविधियों या धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने हरियाणा के नूंह में हुए सड़क हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हरियाणा के नूंह में हुआ हादसा अत्यंत हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे और इसके साथ ही मैं हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलियों की वार्ता की अपील कर कहा है कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है तब से नक्सली लगातार मुख्यधारा से जुड़े हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन्हें लगातार सरकार मदद दे रही है और अगर नक्सलियों को गोली की भाषा समझ आएगी तो उस दिशा में भी ऑपरेशन जारी रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ बड़े और सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिससे घबराए नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर अभियान को रोकने की अपील की है। उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रूपेश ने प्रेस नोट जारी कर सरकार से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान को 1 महीने के लिए स्थगित करने की अपील की है। अच्छा पुनर्वास देंगे। बहुत लोग उस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए, लेकिन जो अब नहीं मानेंगे, जिनको गोलीबारी की ही भाषा समझ में आएगी या हिंसा की भाषा समझ में आएगी, तो सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है। और पिछले 15 महीना में हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अच्छी सफलता भी मिल रही है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी संकल्प भी उठा चुके हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से इस नासुर नक्सलवाद को समाप्त करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की उदासीनता और कमियों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। एनसीडब्ल्यू ने हिंसा के कारणों की तहकीकात के बाद व्यवस्थागत खामियों, लक्षित हमलों और अपर्याप्त राहत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। एनसीडब्ल्यू ने पश्चिम बंगाल में ध्वस्त शासन व्यवस्था से लेकर राहत शिविरों की दयनीय स्थिति पर तत्काल कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करने को अनिवार्य बताया है। एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस में जनता का भरोसा तेजी से कम हुआ है। हिंसा के दौरान पीड़ितों के साथ उदासीनता बरती गई, मदद के लिए की गई पुकार को नजरअंदाज किया गया। पुलिस ने दंगाइयों के प्रति नरम रवैया अपनाया, जिससे सार्वजनिक कर्तव्य में गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। पुलिस की निष्पक्षता, क्षमता और इरादे पर बढ़ते संदेह ने जनता के अविश्वास को और गहरा किया है। एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि राज्य में जनादेश की विफलता हुई, पुलिस को कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अनिच्छुक या असमर्थ माना जा रहा है। एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में महिलाओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में भय और असुरक्षा का माहौल है, जिससे पूरा समुदाय अस्थिर और असुरक्षित महसूस कर रहा है। एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि पीड़ितों ने अपने पति और बेटे को खो दिया, उनके परिवार हिंसा में बिखर गए, घरों को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई और नष्ट कर दिया गया, जिसमें बची राख लोगों को स्थायी आघात दे गई। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि हिंसा से सामाजिक ताना बाना टूट गया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने, न्याय और जवाबदेही की आवश्यकता है। वहीं राहत शिविरों में विशेष रूप से मालदा जिले में स्थितियां अत्यंत भयावह और अमानवीय है। पीड़ितों को बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित किया गया है।
वहीं आयोग ने कहा है कि पूर्व खुफिया सूचनाओं और तनाव के बावजूद समय पर कार्रवाई का अभाव था, जिससे स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही के बारे में चिंताएं पैदा हुई। एक विशेष समुदाय के सदस्यों से संबंधित विशिष्ट आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं प्रशासनिक सतर्कता में खामियों के साथ साथ क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटता के स्थिति को भी और जटिल बना दिया है। एनसीडब्ल्यू ने पीड़ितों को राहत देने में राज्य सरकार की विफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य सरकार न्यूनतम राहत देने में विफल रही है, जो जिम्मेदारी में गंभीर चूक को दर्शाता है। एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि ये केवल मानवीय संकट नहीं है, ये एक नैतिक विफलता है जिसके लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 7वीं बार बढ़ते हुए $686.14 बिलियन हो गया, जो पिछले साल नवंबर के बाद से उच्चतम स्तर है और ये वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 18 अप्रैल को समाप्त अवधि के लिए देश के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह की तुलना में $8.31 बिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पहले 11 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में $1.57 बिलियन की वृद्धि हुई थी। सितंबर के अंत में $700 बिलियन के अपने शिखर से भारी गिरावट के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार सुधार हुआ है। सितंबर 2024 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार $704.885 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद किया गया और ये पहुंच भी गया है। वहीं आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 18 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जो कि भंडार का एक प्रमुख घटक है, बढ़कर $578.49 बिलियन हो गई। आरबीआई ने बताया कि इस अवधि के दौरान स्वर्ण भंडार में $4.57 बिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है, जो $84.57 बिलियन तक पहुंच गई है। बैंक के अनुसार विशेष आहरण अधिकार $212 मिलियन बढ़कर $18.56 बिलियन हो गया। आंकड़ों से पता चला है कि आईएमएफ के साथ भारत की रिजर्व पोजीशन में $7 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है, जो रिपोर्टिंग सप्ताह में $4.51 बिलियन तक पहुंच गई। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ओडिशा के महेंद्रगिरी से इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स में सेमियोक्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया और ये परीक्षण गुरुवार यानी 24 अप्रैल को किया गया था। इस इंजन के विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण इसे कदम माना जा रहा है और इससे पहले 28 मार्च 2025 को इस इंजन का पहला सफल हॉट टेस्ट किया गया था, जिसे इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि करार दिया था। वहीं इसरो के आधिकारिक बयान के अनुसार इस परीक्षण के दौरान इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल को 3.5 सेकंड के लिए हॉट टेस्ट किया गया, जिसमें थ्रस्ट चैम्बर को छोड़कर इंजन के सभी सिस्टम शामिल थे। इस परीक्षण ने इंजन के स्टार्टअप अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस को सफलतापूर्वक सत्यापित किया। परीक्षण के दौरान इंजन को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया गया और इसे इसकी निर्धारित क्षमता के 60% तक संचालित किया गया, जहां इसने स्थिर और नियंत्रित प्रदर्शन किया। इसरो के अनुसार ये परीक्षण डिजाइन की मजबूती और इंजन के क्रिटिकल सब सिस्टम जैसे लो प्रेशर, हाई प्रेशर, टर्बो पंप, प्री बर्नर और संबंधित नियंत्रण प्रणालियों के प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इन परीक्षणों के परिणामों में फुल सेमी क्रायोजेनिक इंजन के ऑपरेशनल सीक्वेंस को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी और इसके बाद आगे और क्वालिफिकेशंस परीक्षण किए जाएंगे, जो इस इंजन को इसरो के लॉन्च वाहनों में शामिल करने का रास्ता साफ करेंगे। सेना के नई दिल्ली स्थित प्रमुख अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल के नेत्र विज्ञान विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहली बार सशस्त्र बलों के लिए 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए ग्लूकोमा की न्यूनतम चीरफाड़ वाली शल्य चिकित्सा की गई है और ये त्रिआयामी विजुअलाइजेशन सिस्टम आंखों की सर्जरी के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें स्क्विंट सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी, कार्नियल सर्जरी और ग्लूकोमा सर्जरी और रेटिनल सर्जरी शामिल है। ये सिस्टम विशेष ध्रुवीकृत 3D ध्रुवीकरण चश्मे और 55 इंच 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले का उपयोग करता है। इस सुविधा का उद्देश्य अत्याधुनिक नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना है और विभिन्न प्रकार के नेत्र संबंधी विकारों के उपचार में अस्पताल की क्षमताओं को विस्तार देना है।
आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार जीते। रेडियो और ऑडियो कंटेंट प्रोडक्शन में श्रेष्ठता देने वाले पुरस्कारों का तीसरा संस्करण कल मुंबई में आयोजित किया गया। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। शीर्ष पुरस्कारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम नई सोच नई कहानी स्मृति ईरानी के साथ एक रेडियो यात्रा को रेडियो पर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का नाम दिया गया। 13 एपिसोड की इस श्रृंखला में विशेष तौर से महिलाओं के साहस और दृढ़ संकल्प की अविश्वसनीय कहानियों का जश्न मनाया गया। इस श्रृंखला का समापन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एक विशेष साक्षात्कार के साथ हुआ, जिसे पिछले साल राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड किया गया था। समाचार सेवा प्रभाग के लोकप्रिय साप्ताहिक फोन इन शो पब्लिक स्पीक को स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का पुरस्कार दिया गया। इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स भारत के जीवंत परिदृश्य में असाधारण ऑडियो उत्कृष्टता को पहचानने और सम्मानित करने के लिए समर्पित एक अग्रणी पहल है। ये मंच ऑडियो बुक से लेकर पॉडकास्ट, रेडियो, ऑडियो विज्ञापन और अत्याधुनिक तकनीक तक विविध प्लेटफॉर्मों पर प्रदर्शित सबसे आकर्षक और ग्राउंड ब्रेकिंग ऑडियो सामग्री की तलाश कर उन्हें पुरस्कार देता है। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को वेटिकन सिटी में हुआ। दुनिया भर से आए लाखों श्रद्धालुओं और कई वैश्विक नेताओं ने सेंट पीटर स्क्वायर में उन्हें अंतिम विदाई दी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में दुनिया भर से आए लाखों लोग, वैश्विक नेता और कई कार्डिनल्स पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को निधन हो गया था। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतिम संस्कार में शामिल रहीं। उनके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जैसे कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। दया और करुणा के प्रतीक रहे पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए बीते कुछ दिनों से भारी संख्या में श्रद्धालु वेटिकन सिटी पहुंचे थे। सेंट पीटर बेसिलिका में पोप फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। अंतिम संस्कार के बाद पोप फ्रांसिस को वेटिकन के बाहर रोम स्थित सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में दफनाया गया। पोप फ्रांसिस ने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके कार्यों एवं विचारों से यह साफ दिखता है कि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करने को प्राथमिकता दी। उनके अंतिम संस्कार के लिए लाखों लोग पूरे विश्व से वेटिकन सिटी आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और इस समय पे उनके जीवन से यह प्रेरणा लेने की वो भी ज़रूरतमंदों की मदद कर सके। कैमरा पर्सन लोकनाथ के साथ रोम से मैं जयंती झा, डीडी न्यूज़ के लिए। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इटली से स्वदेश के लिए रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वेटिकन सिटी में वो गई थीं। पहलगाम आतंकी हमले की जहां विश्व भर में निंदा हो रही है, तो वहीं भारत के कड़े रुख की भी पूरी दुनिया समर्थन उसका कर रही है। और इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिस्र के विदेश मंत्री से फोन पर बात होने की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल अट्टी से फोन पर बात हुई। पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में उनके समर्थन और एकजुटता के लिए आभार व्यक्त किया। आतंकवाद का डटकर मुकाबला करने के महत्व पर भी चर्चा हुई। और उधर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने डीडी न्यूज से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि पहलगाम में बेकसूर लोगों की जान लेने वालों और उनके आकाओं को उनके गुनाहों की सजा बहुत जल्द मिलेगी। साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के आतंकवाद को सपोर्ट करने और टेरर फंडिंग करने के कबूलनामे पर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये तो पहले से ही दुनिया को पता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान को इस आतंकी हमले की भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, सिक्योरिटी काउंसिल में, अन्य प्लेटफॉर्म में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हमारे प्रधानमंत्री जाके ये बात कहते थे कि भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। हमारी तो पार्लियामेंट पे अटैक किया है, हमारी तो मुंबई में अटैक किया है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अटैक किया है, आए दिन हमारे पैरामिलिट्री फोर्स और फौजी मारे गए। तो लोग देश ने, दुनिया ने गंभीरता से नहीं लिया। और वहाँ के रक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार कर लिया है, तो हमारी बात सच हो गई है।
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को हर शहर से बाहर भेजा जा रहा है, जिसको देखते हुए वाराणसी पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया है कि शुक्रवार को 10 पाकिस्तानी नागरिक ट्रेन से बैठाकर दिल्ली भेजे जा चुके हैं, जिसके बाद उन्हें अमृतसर के अटारी बॉर्डर से देश से बाहर भेजा जाएगा। हमारे यहाँ 10 पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर थे, जिसमें से 9 लॉन्ग टर्म वीज़ा पे थे और एक शॉर्ट टर्म वीज़ा पर 45 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जो 1 हफ्ता पूर्व यहाँ पर आए थे। शासनादेश कल हमको प्राप्त हुआ है, उसी के अनुरूप कल ही उनको जो है बनारस की सीमा से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उन पर भी उनकी गतिविधियों पर लगातार हमारी नज़र है। इसके अलावा सभी थानाध्यक्षों को और एलआईओ को यहाँ पर लगाया गया है। यदि कोई अवैध नागरिक, विदेशी नागरिक जैसे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या कोई भी यहाँ पर अवैध रूप से प्रवास कर रहा है तो उन पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नई दिल्ली में द हिंदू मैनिफेस्टो पुस्तक के लोकार्पण में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी पड़ोसियों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते, लेकिन जब वे हमें उकसाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जारी दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की और सीएम रेखा गुप्ता ने खिलाड़ियों द्वारा एक खेल के रूप में योग क्रियाओं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में एशियाई योगासन चैंपियनशिप का आयोजन देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का ये इवेंट आज दिल्ली में हो पा रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही गर्व की अनुभूति कर रही हूं। इसकी अगली श्रृंखला में ये खेल योगासन 2026 में जापान में आयोजित होने वाली एशियाई खेलों में भी शामिल होगा। ये भी हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और साथ ही मैं ये आशा करती हूं कि 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों में भी भारत की ओर से योगासन उस खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होगा। इसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं। और वहीं फिट इंडिया एम्बेसडर और योगा कोच दिव्या आहूजा ने कहा है कि योग अब एक नए खेल के रूप में दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। साथ ही फिट इंडिया की मुहिम को और अधिक सार्थक भी कर रहा है। यहाँ पे सेकेंड एशियन योगासना चैंपियनशिप हो रही है और आप देखिए कि किस तरह से योग को बढ़ावा मिल रहा है। एंड थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की है और अब साथ में योग भी एक स्पोर्ट्स की तरफ आ गया है। तो अब देखिए दोनों के दोनों मिल के हम वर्ल्ड वाइड पे कितना ज़्यादा फिटनेस को फैला सकते हैं। दिल्ली में चल रहे एशियाई योगासन चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मिस योगिनी वर्ल्ड आरती पॉल का मानना है कि ये चैंपियनशिप अब आगामी एशियाई खेलों के लिहाज से बेहद अहम है और इस आयोजन में खिलाड़ियों को तैयार होने का मौका मिलेगा। आरती पॉल से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। योगासन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हमारे साथ मिस योगिनी वर्ल्ड डॉक्टर आरती पाल मौजूद हैं। डॉक्टर आरती, आप इंडियन योगा टीम को रिप्रेजेंट भी करती हैं।
भारत में पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? निश्चित रूप से हम सभी के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए ये एक गौरव का पल है जब भारत में सेकेंड एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। जब योग के आसन अंग को योगासन स्पर्धा के रूप में प्रारंभ किया गया तो इसके माध्यम से युवाओं को जुड़ने का इससे अवसर प्राप्त हुआ। मैं यदि स्वयं अपनी बात करूं तो मुझे 2004 में, जब मैं मात्र 12 वर्ष की थी, तो योगासन स्पर्धा के माध्यम से मुझे योग से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और आज उसी का यह फल है, ये उसी की फलश्रुति है कि आज इतनी बड़ी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आरती, आने वाले समय में एशियाई चैंपियनशिप का भी आयोजन हो रहा है जिसमें योग को शामिल किया गया है, तो इतने बड़े मंच पे जाने के लिए भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी क्या होगी? जी, वर्ल्ड योगासना के माध्यम से यह सभी फेडरेशन संचालित हैं और इनके माध्यम से नए नए खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों को तैयार करने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से भारत में ये जो ग्रास रूट लेवल पर कार्य हो रहा है, तो आगे चलकर यदि हम एशियन गेम्स की बात करें, हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें या हम इवन ओलंपिक गेम्स की बात करें, तो उसमें योगासन में भारत पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि 21 देशों के खिलाड़ी हैं, जब आपसी प्रतिस्पर्धा में जब आमना सामना हो रहा है इनको, तो आपको क्या लगता है कि हमारे खिलाड़ी, चाहे अन्य देशों के जो खिलाड़ी हैं, वो उनमें कैसी प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है? जी, भारतीय खिलाड़ियों की यदि परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो भारतीय खिलाड़ी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कल से यहां पर दे रहे हैं। तो यदि मैं बात करूं सभी कैटेगरीज में और सभी एज ग्रुप्स में हमारे भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आरती, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन जुड़ने के लिए। तो एशियाई योगासन चैंपियनशिप में एशिया के कई देशों से आए खिलाड़ियों के बीच शानदार प्रतियोगिता सामने आ रही है। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ सुशील कुमार, GT न्यूज़, दिल्ली। और विश्व वेटरनरी दिवस हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को वर्ल्ड वेटरनरी डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य देखभाल और पशु क्रूरता को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है। विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा स्थापित ये दिवस पशु कल्याण में सुधार, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में पशु चिकित्सा पेशेवरों के समर्पण को भी मान्यता देता है। विश्व वेटरनरी दिवस के मौके पर दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेमिनार में पशु चिकित्सा क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यानों को भी प्रस्तुत किया गया और इस मौके पर विश्व पशु चिकित्सा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा कि भारत सरकार पशुओं के स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और उत्पादकता में सुधार के लिए उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लगातार लागू कर रहा है। इस बार की थीम रखी गई है एनिमल हेल्थ टेक्स टीम। तो टीम में केवल पशु चिकित्सक नहीं, पैरावेट्स भी हैं, वेटरनरी डॉक्टर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, ICAR की तमाम संस्थाएं जो वेटनरी से रिलेटेड हैं, इसके अलावा NGOs हैं, साइंटिस्ट हैं, सब मिला करके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ की भी बात कर रहे हैं और आप जेनेटिक बीमारियां देख ही रहे हैं कि कैसे एनिमल से ह्यूमन में आती हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि एक तो ये है कि FMD मुक्त भारत करना है, जिससे दूध और मांस का निर्यात हो सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।